यह कार्यक्रम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आपके लिए प्रस्तुत है। कृपया हमें स्टैनफोर्ड ईडीयू पर देखें। धन्यवाद। मुझे आज आपके साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का सम्मान मिला है। सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल नहीं की और यह कॉलेज स्नातक समारोह के सबसे करीब है जहां मैं कभी पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूं। बस इतना, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 मंजिलें। पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। मैंने पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर वास्तव में छोड़ने से पहले लगभग 18 महीने तक एक ड्रॉप इन के रूप में वहां रहा। तो मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी? यह मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ। मेरी जैविक मां एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने का फैसला किया। वह दृढ़ता से मानती थी कि मुझे कॉलेज स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए। इसलिए मेरे जन्म पर एक वकील और उनकी पत्नी द्वारा गोद लिए जाने के लिए सब कुछ तय था, सिवाय इसके कि जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने अंतिम क्षण में तय किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते थे। इसलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें रात के बीच में एक फोन आया जिसमें पूछा गया, हमारे पास एक अनपेक्षित बेटा है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। मेरी जैविक मां को बाद में पता चला कि मेरी मां ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया और मेरे पिता ने हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उसने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वह कुछ महीनों बाद ही मान गई जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने अनजाने में एक ऐसे कॉलेज का चयन किया जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे श्रमिक वर्ग माता पिता की सारी बचत मेरी कॉलेज की फीस पर खर्च हो रही थी। 6 महीने के बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूं और कैसे कॉलेज मुझे इसे समझने में मदद करेगा। और यहां मैं अपने माता पिता द्वारा पूरे जीवन में बचाए गए सारे पैसे खर्च कर रहा था। इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ने और यह विश्वास करने का फैसला किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक्त यह बहुत डरावना था, पर अब पीछे देखें तो यह मेरे सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। कॉलेज छोड़ते ही मैं उन जरूरी कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और कुछ नया शुरू कर सकता था। उन चीजों पर ध्यान देना जो कहीं अधिक दिलचस्प लगती थी। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास डॉर्म रूम नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। मैं खाना खरीदने के लिए 5 सेंट की जमा राशि पर कोक की बोतलें लौटाता था और मैं हर रविवार रात को हरे कृष्णा मंदिर में एक अच्छा भोजन पाने के लिए शहर के आर पार 7 मील पैदल चलता था। मुझे यह पसंद था और मेरी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करके मैंने जिन चीज़ों में कदम रखा उनमें से बहुत सी बाद में अमूल्य साबित हुई। मुझे आपको एक उदाहरण देने दीजिए। उस समय रीड कॉलेज देश में शायद सबसे अच्छा कैलीग्राफी प्रशिक्षण प्रदान करता था। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल सुंदर हस्त कैलीग्राफी से लिखा गया था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने यह सीखने के लिए एक कैलीग्राफी क्लास लेने का फैसला किया। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच स्थान की मात्रा को बदलने के बारे में और क्या महान टाइपोग्राफी को महान बनाता है इसके बारे में सीखा। यह सुंदर था, ऐतिहासिक था, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, ऐसे तरीके से जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता, और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी का भी मेरे जीवन में किसी भी व्यावहारिक अनुप्रयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, ये सब मुझे याद आया और हमने इसे मैक में डिज़ाइन किया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैं कॉलेज में उस एक कोर्स में कभी नहीं जाता तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्पेस किए गए फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने सिर्फ मैक की नकल की, संभव है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वे सुविधाएं नहीं होंगी। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं उस कैलीग्राफी क्लास में शामिल नहीं हो पाता और पर्सनल कंप्यूटर में वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो वे करते हैं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तब आगे देखकर बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना बहुत बहुत स्पष्ट था।
फिर से आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे मुड़कर जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि बिंदु किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ेंगे। आपको किसी चीज पर विश्वास करना होगा, आपका अंतर्ज्ञान, नियति, जीवन, कर्म, कुछ भी, क्योंकि यह विश्वास करना कि बिंदु आगे चलकर जुड़ जाएंगे आपको अपने दिल का अनुसरण करने का आत्मविश्वास देगा, भले ही वह आपको अच्छी तरह से चले हुए मार्ग से दूर ले जाए, और यही सब कुछ बदल देगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और हानि के बारे में है। मैं भाग्यशाली था, मुझे जीवन में जल्दी ही वह मिल गया जो मुझे करना पसंद था। बॉस और मैंने अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की जब मैं 20 साल का था। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल गैरेज में हम दोनों से बढ़कर 4000 से अधिक कर्मचारियों वाली $2 अरब की कंपनी बन गई। हमने अपनी सबसे अच्छी रचना मैकिन्टॉश 1 साल पहले ही लॉन्च की थी और मैं अभी 30 साल का हुआ था, और फिर मुझे निकाल दिया गया। आप उस कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं जिसे आपने शुरू किया था? दरअसल जैसे जैसे एप्पल बढ़ा, हमने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नियुक्त किया ताकि वह मेरे साथ कंपनी चला सके, और पहले साल या उसके आसपास सब कुछ अच्छा चला। लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारे दृष्टिकोण अलग होने लगे और अंततः हमारे बीच मतभेद हो गया। जब हमने ऐसा किया, हमारे निदेशक मंडल ने उनका पक्ष लिया, और इसलिए 30 साल की उम्र में मैं बाहर था, और बहुत ही सार्वजनिक रूप से बाहर था। जो मेरे पूरे वयस्क जीवन का केंद्र था वह चला गया, और यह विनाशकारी था। मैं वास्तव में कुछ महीनों तक नहीं जानता था कि क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश किया है, कि मैंने बैटन गिरा दिया था जब वह मुझे सौंपा जा रहा था। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉयस से मिला और इतनी बुरी तरह से गड़बड़ करने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं एक बहुत सार्वजनिक असफलता था और मैंने वैली से भागने का भी विचार किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैं अब भी अपने किए हुए काम से प्यार करता था। एप्पल में घटनाओं के मोड़ ने इसे एक बिट भी नहीं बदला था। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था, और इसीलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने तब नहीं देखा, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाला जाना मेरे साथ हो सकने वाली सबसे अच्छी चीज थी। सफल होने की भारीपन को फिर से शुरुआत करने वाले की हल्केपन से बदल दिया गया, हर चीज के बारे में कम निश्चित। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक समय में प्रवेश करने के लिए मुक्त किया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नामक एक कंपनी शुरू की, पिक्सार नामक एक और कंपनी, और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बन गई। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट खरीदा और मैं एप्पल में वापस आ गया, और हमने नेक्स्ट में जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है। लोरीन और मैंने मिलकर एक अद्भुत परिवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। यह एक बुरे स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जीवन आपके सिर पर ईंट से मारने वाला है। विश्वास मत खोइए। मुझे यकीन है कि सिर्फ एक चीज जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की वह थी मेरा अपने काम से प्यार। आपको वह ढूंढना होगा जिससे आप प्यार करते हैं, और यह काम के लिए उतना ही सच है जितना आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका है वह करना जो आप मानते हैं कि महान काम है, और महान काम करने का एकमात्र तरीका है उससे प्यार करना जो आप करते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहें और समझौता न करें। जैसा कि दिल के सभी मामलों के साथ होता है, आप जानेंगे जब आप इसे पाएंगे, और किसी भी महान रिश्ते की तरह यह साल बीतने के साथ बेहतर और बेहतर होता जाता है। इसलिए खोजते रहें, समझौता न करें। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उद्धरण पढ़ा जो कुछ इस तरह था: अगर आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे यह आपका आखिरी दिन हो, तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर प्रभाव डाला, और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछता हूं, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहूंगा जो मैं आज करने वाला हूं? और जब भी जवाब लगातार कई दिनों तक नहीं रहा है, मुझे पता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। जीवन में बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करने के लिए मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण पाया है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सारा अभिमान, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डर, ये सभी चीजें मृत्यु के सामने बस गिर जाती हैं, केवल वही छोड़कर जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है।
आप पहले से ही नग्न हैं। अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। मेरा स्कैन सुबह 7:30 हुआ और इसमें स्पष्ट रूप से मेरे अग्नाशय पर एक ट्यूमर दिखाया गया। मुझे पता नहीं था कि अग्नाशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से कैंसर का एक प्रकार है जो असाध्य है और मुझे 3 से 6 महीने से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाकर अपने मामलों को व्यवस्थित करने की सलाह दी, जो डॉक्टर का कोट है मरने की तैयारी करने के लिए। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को सब कुछ बताने और कोशिश करने का प्रयास करें। आपने सोचा था कि आपके पास उन्हें बताने के लिए 10 साल होंगे, पर अब आपको यह कुछ महीनों में करना है। इसका अर्थ है कि सब कुछ व्यवस्थित रखें ताकि आपके परिवार के लिए यह जितना हो सके आसान हो। इसका मतलब है अपनी विदाई कहना। मैं पूरे दिन उस निदान के साथ जिया। उस शाम बाद में मेरा बायोप्सी हुआ, जहां उन्होंने मेरे गले से होकर मेरे पेट और आंतों के माध्यम से एक एंडोस्कोप डाला, मेरे अग्नाशय में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं प्राप्त की। मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां थी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि यह अग्नाशय के कैंसर का एक बहुत दुर्लभ रूप निकला जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और शुक्र है मैं ठीक हूं। यह मृत्यु का सामना करने के सबसे करीब था और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों तक यह सबसे करीब रहेगा। इससे गुजरने के बाद अब मैं आपको थोड़ी अधिक निश्चितता के साथ यह बता सकता हूं, जबकि पहले मृत्यु एक उपयोगी लेकिन पूरी तरह से बौद्धिक अवधारणा थी। कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी मरना नहीं चाहते वहां जाने के लिए। फिर भी मौत वह मंजिल है जिसे हम सभी साझा करते हैं। कोई भी इससे कभी नहीं बच पाया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बहुत संभवतः जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। यह जीवन का परिवर्तन एजेंट है। यह पुराने को साफ करके नए के लिए रास्ता बनाता। अभी आप ही नया है, लेकिन किसी दिन अब से ज्यादा दूर नहीं आप धीरे धीरे पुराने होकर साफ कर दिए जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए माफी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के जीवन को जीने में बर्बाद न करें। डॉगमा में फंसे न रहें जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर को अपनी आंतरिक आवाज को दबाने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। जब मैं युवा था तब एक अद्भुत प्रकाशन था जिसे होल अर्थ कैटलॉग कहा जाता था, जो मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नामक व्यक्ति ने मेनलो पार्क में बनाया था और उन्होंने अपने काव्यात्मक स्पर्श से इसे जीवंत किया। यह 60 के दशक के अंत में था, व्यक्तिगत कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग से पहले। तो यह सब टाइपराइटर, कैंची और पोलरॉइड कैमरों से बनाया गया था। यह कुछ गूगल के पेपरबैक रूप जैसा था, गूगल के आने से 35 साल पहले। यह आदर्शवादी था, अच्छे उपकरणों और महान विचारों से भरपूर। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले और फिर जब यह अपना कोर्स पूरा कर चुका था तो उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। यह 1970 के दशक का मध्य था और मैं आपकी उम्र का था। उनके अंतिम अंक के पिछले कवर पर एक सुबह की ग्रामीण सड़क की तस्वीर थी, जिस तरह की सड़क पर आप अपने आप को लिफ्ट मांगते हुए पा सकते हैं अगर आप इतने साहसी हों। उसके नीचे शब्द थे, भूखे रहो, जिज्ञासु बने रहो। यह उनका विदाई संदेश था जब उन्होंने विदा ली। जिज्ञासु बने रहो, सीखते रहो। और मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा है। और अब जैसे आप स्नातक होते हैं, नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मैं आपके लिए यही चाहता हूं, भूखे रहो, जिज्ञासु बने रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ववर्ती कार्यक्रम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का कॉपीराइट है।